हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आईटी केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो दोस्तों अपन हिंदी मीडियम में अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें अपन ने नॉर्मल और मॉलर था अपन ने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो अपन निकाल लिए थे। आज जो अपन आगे मोल फ्रैक्शन जो है नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप न्यूमेरिकल्स जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 4.9 ग्राम H2SO4 200 ml विलयन में घुलनशील है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। गाइस अपने को क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, नॉर्मलता पता करनी है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है कि 4.9 ग्राम H2SO4 कितने ml में, 200 ml विलयन में घुलनशील है। ठीक है, तो इस विलयन की अपने को क्या ज्ञात करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पहले तो क्या नॉर्मलता का फॉर्मूला जो है, नॉर्मलता को अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, तो फॉर्मूला पता है सबको, वेट ऑफ यानी विलेय का भार जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, W से, और किस में होगा, ग्राम में, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास, विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन किसमें, ml में, और ml में हो तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीपल। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन, और ml में है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीपल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर विलेय का भार ठीक है, यानी W कितना है गाइस 4.9 ग्राम, विलेय का भार कितना हो जाएगा 4.9 ग्राम, किस में डिसॉल्व है 200 ml विलयन में, तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों 200 ml। ठीक है, तीसरा आपने को क्या चाहिए, विलेय का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर इक्विवेलेंट मास जो अपन बात कर रहे हैं वो कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, पहले तो तुल्यांकी भार दिया हुआ नहीं है, तुल्यांकी भार अपनों को निकालना होगा। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए ध्यान रखना, विलेय का अनुभार यानी जो भी विलेय है उसका अनुभार अपॉन एन फैक्टर, अपॉन क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यांकी भार इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका निकालना है, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है, तो यहाँ पर अनुभार जो होगा वो किसका होगा, विलेय का अनुभार अपॉन एन फैक्टर, किसका, विलेय का। ठीक है, तो अपना जो विलेय है, ठीक है, विलेय पदार्थ कौन सा है H2SO4। ठीक है, और तो एन फैक्टर जो है गाइस कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, एन फैक्टर जो होगा गाइस, एन फैक्टर आपके जो होगा वो नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर क्षार है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, एसिड है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्षार है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और अगर कोई सॉल्ट है, ठीक है, लवण है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा टोटल कुल ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कुल ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगा कौन, एन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो एन फैक्टर कैसे आप निकालेंगे, कुल H प्लस आयन, अगर एसिड है तो H प्लस आयन, बेस है तो OH माइनस आयन, और कोई लवण है तो क्या हो जाएगा कुल ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, एन फैक्टर के इक्वल होंगे। ठीक है, तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो इसको अगर आयनाइज करें तो 2H प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, -2, तो कितने H प्लस आयन प्रेजेंट है गाइस 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, तो इसके एन फैक्टर की बात करें गाइस तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, अगर NaOH है, कौन है गाइस, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका एन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर आयनाइज करें तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो कितने OH आयन है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर जो होगा कितना हो जाएगा गाइस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, जैसे अपन कोई सॉल्ट ले लें, लवण ले लें, तो लवण में क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम सल्फेट ले लें, तो अगर इसको आयनाइज करें गाइस तो क्या हो जाएगा कैल्शियम +2 और सल्फेट -2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आयनाइज किए तो यहाँ पर न तो अम्ल है न ही क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लवण होगा तब क्या करेंगे, टोटल ऑक्सीकरण अवस्था, कुल ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी, यानी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है -2, यानी ऑक्सीकरण अवस्था वो है कितनी है 2। अगर धनायन की देखें तब भी कितनी है +2, और ऋणायन की देखें तब भी कितनी है -2, तो
ओवरऑल कितने आएंगे 2, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, लवण का जो n फैक्टर होगा इसका वो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया गाइस। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे n फैक्टर, और अनुभार तो अपने को पता निकालना आना चाहिए दोस्तों। अनुभार कैसे निकालते हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी अवयव है, ठीक है, उसके परमाणु भार को अगर जोड़ें तो क्या आ जाएगा, अनुभार आ जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणु अणुभार क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणु भार क्या हो जाएगा, पहले तो अपन परमाणु भार को जोड़ें, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, परमाणु भार कितना होता है 16, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 64। तो टोटल जो अणु भार आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों 98। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अणु भार कितना हो जाएगा 98, एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं, अणु भार कितना है 98। ठीक है, एन फैक्टर कितना निकालना अपन ने 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, अपना इक्विवेलेंट मास आ गया, तुल्यांकी भार आ गया, किसका, विलेय का, कितना आ गया 49। तो दोस्तों अपने को पता चल गया इसमें तुल्यांकी भार आ गया अपना, ठीक है, विलेय का भार आ गया, विलयन का आयतन आ गया। अब ये तीनों वैल्यू अगर इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में अपन रख दे तो अपना क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। तो नॉर्मलता के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना है विलेय का भार, कितना है 4.9 ग्राम, ठीक है, अपॉन तुल्यांकी भार कितना है, इक्विवेलेंट मास 49 इनटू विलेय का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 200 ml, और ml में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीपल। ठीक है, 1000 से मल्टीपल, और इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे गाइस आपका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 n, 0.5 n नॉर्मलिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर जो है वो कितना हो गया 0.5 n हो गया। समझ में आ गया गाइस। तो इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, नॉर्मलता। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभार बटे n फैक्टर। n फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ OH- आयन, अगर सॉल्ट है तो लवण है तो नंबर ऑफ टोटल ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, कुल ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है दोस्तों, 0.5 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको नॉर्मलता और मोलरता जो है वो पहले आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे आपको नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विलेय का भार दिया होता है, तुल्यांकी भार आप निकाल के नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, बट अब जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या है, आपको मोलरता गिवन होगी, दी हुई, और आपको क्या निकालना होगा, नॉर्मलता निकालनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना, या फिर उल्टा पूछ सकता है, आपको नॉर्मलता दी हुई हो और क्या निकालना हो, मोलरता निकालनी हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपके बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना 0.2 m, m कैपिटल M है, यानी क्या हो जाएगा मोलरता, कितने 0.2 मोलर H2SO4 विलयन। इसके अपन क्या पढ़ेंगे इसको, 0.2 m यानी मोलर, 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी। ठीक है, तो आपको मोलरता दी हुई है, क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। ठीक है, जब भी आपको नॉर्मलता दी हो या नॉर्मलता निकालनी हो, या फिर आपको नॉर्मलता दी हुई और मोलरता निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको संबंध याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टर इनटू मोलरता, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको शॉर्ट फॉर्म फार्मूला याद रखना है, नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा, मोलरता। ठीक है दोस्तों, तो जैसे n फैक्टर तो कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पर मोलरता आपको दी हुई है, कितनी है 0.2, तो यहाँ पर इजी वे में क्या आ जाएगी, नॉर्मलता। तो n फैक्टर H2SO4 का n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इनटू मोलरता दी हुई है कितनी है 0.2, तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी गाइस 0.4 n, 0.4 n। ठीक है, ये अपनी होगी नॉर्मलता। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से अपन क्या निकालेंगे, नॉर्मलता निकालेंगे। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको नॉर्मलता दी हो और क्या निकालना हो, मोलरता। तो मोलरता निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, n फैक्टर क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो गाइस इस तरह के आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या हो जाएगा, नॉर्मलता जो होगा किसके इक्वल होगा, n फैक्टर इनटू मोलरता के इक्वल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, उसके बाद अपन आगे और न्यूमेरिकल्स करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 m H2SO4 विलयन का आयतन 30 ml है। यदि विलयन को 500 ml तक तनु किया जाए तो विलयन की मोलरता क्या होगी। गाइस यहाँ पर ध्यान देना, एक आपको विलयन दिया हुआ है, ठीक है। इस विलयन की आपकी सांद्रता भी दी हुई है, इसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है। और उसका आयतन अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी इसको विलयन को तनु कर रहे हैं। तो जो नया विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी, वही अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। समझना, जैसे यहाँ पर मैं बताऊं, आपके पास एक विलयन है, ठीक है, किसका है, H2SO4 का। किसका विलयन है, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन है, जिसकी सांद्रता आपको दी हुई है, कितनी है, 0.5 m। सांद्रता कितनी है, 0.5 m, यानी 0.5 मोलर सांद्रता वाला विलयन है, ठीक है। और इस विलयन का आयतन जो है वो कितना है, 30 ml है। कितना है, 30 ml। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस विलयन का आयतन अपने को दिया हुआ है 30 ml है और सांद्रता दी हुई है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इस विलयन को अपन तनु कर रहे हैं, यानी और इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी और ऐड कर रहे हैं। कब तक ऐड करेंगे, जब तक इस विलयन का आयतन कितना नहीं हो जाए, 500 ml, 500 ml नहीं हो जाए, ठीक है। तो अब जो नया विलयन बनेगा, विलयन को तनु करेंगे, तो तनु करने के बाद उसकी मोलरता क्या होगी, वही अपने को निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनेंगे, नॉर्मलता में भी बनेंगे और मोलरता में भी बनेंगे। तो समझ में आ गया, एक विलयन दिया हुआ था, विलयन की सांद्रता दी हुई है, आपको मोलरता दी हुई है, उसको अगर तनु करें, उसमें और पानी डालें और उसको सांद्रता को कम करें और तनुता को बढ़ाएं, तो जो नया विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे गाइस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, m1v1 m2v2, ठीक है। अगर नॉर्मल था है तो क्या हो जाएगा, n1v1 क्या हो जाएगा, l2v2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इजी वे में इधर से हो जाएंगे, ठीक है। तो m1v1 n2v2। अब यहाँ पर ध्यान देना, m1v1 m2v2 क्या होंगे गाइस। फर्स्ट तो m1 तो क्या हो जाएगा, जो अपना फर्स्ट विलयन है, ठीक है, उस विलयन की मोलरता, ठीक है, जो अपन को गिवन है, उस विलयन की मोलरता कितनी गिवन है, 0.5 m, ठीक है। और उस विलयन का आयतन कितना है, 30 ml। कितना है, 30 ml। अब उसके अंदर अपन जो नया जो विलयन बन रहा है, उस नए विलयन का आयतन कितना है, 500 ml। और अपने को निकालना क्या है, इसकी मोलरता, ठीक है दोस्तों। तो सारी वैल्यू पता है तो मोलरता निकाल सकते हैं। तो मोलरता m2 क्या हो जाएगा गाइस, m2 क्या हो जाएगा, m1v1/v2, ठीक है। तो m1 कितना है, 0.5, v1 कितना है, 30 ml, और v2 कितना है, 500 ml। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके गाइस, m2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो नया विलयन बनेगा उसकी सांद्रता आ जाएगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आपके जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 15/500, और ये आपका आंसर आ जाएगा गाइस। इसका जो आंसर होगा आपके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.03 m, ठीक है। आप निकालोगे कैलकुलेशन से तो आप क्या आ जाएगा। तो सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनते हैं। तो ये याद रखना, m1 m2, और ये नॉर्मलता है तो क्या हो जाएगा, n1v1 किसके बराबर होगा, n2v2 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है गाइस क्या है, 30% द्रव्यमान युक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में बेंजीन के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर आपके मोल भिन्न के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है मोल भिन्न के, नॉर्मलता, मोलरता, ठीक है। मोलरता पर अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब अपना जो क्वेश्चन है वो किस पर है, मोल भिन्न पर है। तो गाइस क्या कह रहा है, 30% द्रव्यमान युक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन है, ठीक है, जिसमें कौन घुलनशील है, बेंजीन। और बेंजीन के अपन को क्या याद करना है, मोल भिन्न निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, बेंजीन के मोल भिन्न निकालना है। तो दोस्तों समझना है यहाँ पर क्या है, पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 30% युक्त, यानी जो भी विलयन है उसमें 30 ग्राम तो कौन है, बेंजीन उपस्थित है। कौन उपस्थित है दोस्तों, 30 ग्राम तो क्या है, बेंजीन उपस्थित है, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें अपन 70 ग्राम कौन हो जाएगा गाइस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको पहले समझने आना चाहिए, ठीक है। 30% तो आपको क्या हो जाएगा, 30% प्रेजेंट है कौन, बेंजीन, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में। तो कार्बन टोटल जो विलयन है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, और बेंजीन जो होगा कितना हो जाएगा,
30 ग्राम। ठीक है गाइस, अपने को क्या निकालना है, बेंजीन के मोल भिन्न निकालना है, यानी मोल भिन्न का फार्मूला क्या हो जाएगा, Xi6H6 मोल ऑफ बेंजीन, जिसके भी अपने को मोल भिन्न निकालना है वो कहां ऊपर हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल किस किस के, बेंजीन के मोल और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को अगर दोनों के मोल अगर निकाल लें तो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है गाइस, मोल का हो जाएगा वेट बाय मोलर मास, यानी जो जिसका भी मोल निकालना है उसका भार अपॉन अणुभार। ठीक है, जिस किसी पदार्थ के मोल निकालना है उसका तो क्या आ जाएगा, भार अपॉन अणुभार। ठीक है, तो भार दिया हुआ है बेंजीन के, अगर अपने को मोल निकालना है C6H6, ठीक है, तो बेंजीन का भार कितना है, 30 ग्राम दिया हुआ है, और अणुभार तो कार्बन कितने प्रेजेंट है गाइस, कार्बन कितने हैं इसमें, 6, तो कितना हो जाएगा 72, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 72 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो यहां से इससे मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो 0.385 के आसपास आएगा। ठीक है गाइस, इतना एप्रोक्सीमेट इतना आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्या भार कितना है 70 ग्राम, अपॉन इसका अणुभार निकालें तो इसका आएगा 154। ठीक है, आप टोटल करोगे तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और कार्बन का कितना होगा 12। ठीक है, टोटल जो करोगे तो कितना आ जाएगा 154, और इसकी जो मोल्स आएंगे अगर कैलकुलेशन करोगे तो 0.55 मोल, कितना आ जाएगा 0.55 मोल। तो ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें तो किसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे गाइस, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं 0.385 अपॉन मोल्स 0.385 प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.55। ठीक है, तो यहां से अगर कैलकुलेशन करें गाइस तो आपके जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, बेंजीन के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो कितने हो जाएगा, मोल भिन्न आपके आंसर आएगा 0.458 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा किसके, बेंजीन के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में बेंजीन की मोल भिन्न पूछे हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में और आगे पूछे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स क्या होंगे, तो गाइस मैंने आपको बताया था कि विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हो, ठीक है, जितने भी कण उपस्थित हो या जितने भी पदार्थ उपस्थित हो, उन सभी के मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था उसमें आपको नोट करके लिखवाया था मोल भिन्न के टॉपिक में कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2। तो अपन बात करें जैसे C6H6 बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होगा, 1 होगा। के मोल भिन्नों का योग हमेशा कितना होगा, 1। ठीक है, जितने भी अवयव उपस्थित हो 3 हो तो तीनों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो अपन ने इसके तो मोल भिन्न निकाल ली, तो यहाँ इसके मोल भिन्न निकालना है तो क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस किसके C6H6। तो इसके मोल भिन्न निकालनी है दोस्तों, कितना है तो 1 माइनस 0.58। तो इसको अगर माइनस कैलकुलेशन करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स हो जाएंगे, मोल भिन्न हो जाएंगे। इसके मोल भिन्न हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, बट अपने को क्वेश्चन में किसके पूछे हैं, बेंजीन के पूछे हैं, तो अपने को क्वेश्चन यहां तक ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मोल भिन्न निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन जो किसका हो गया, मोल भिन्न का, और ये क्या है आपको नॉर्मलता दी, सॉरी आपके दो विलयनों को कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल लो, किसी एक विलयन की मोलरता या नॉर्मलता दी हुई हो तो दूसरे विलयन की मोलरता नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की मात्रा ज्ञात कीजिए 2 ग्राम 0.25 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए। ठीक है, 2 किलोग्राम अपने को विलयन बनाना है, कितना, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए 0.25 मोलर जलीय विलयन। ठीक है, इसकी मात्रा ज्ञात करनी है यूरिया की। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर विलयन में क्या दिया हुआ, सांद्रता दी है विलयन की कितनी 0.25 मोलर। पहले तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि 0.25 मोलर यानी क्या हो जाएगी, मोललता। मोलल यानी क्या हो जाएगी, मोललता, स्मॉल है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0.25 मोल किसके, यूरिया। ठीक है, मोल जो अपन मोललता है, मोललता की डेफिनेशन क्या होती है
कि विलय के मोल, ठीक है, नंबर ऑफ जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या किसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, ठीक है, किसमें उपस्थित हो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, यानी 0.25 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 0.25 मोल किसकी यूरिया की किसमें उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, यानी 1000 ग्राम विलायक में। तो एक 0.25 मोल यूरिया किसमें उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.25 मोल, ठीक है। अब ध्यान रखना यूरिया का भार, यूरिया का द्रव्यमान, ठीक है, यूरिया का द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें अपन, तो यहाँ पर यूरिया के मोल की बात करें तो मोल कितने दिए हुए हैं, फर्स्ट पहले तो 0.25 मोल, ये तो पता चल गया, ठीक है। यूरिया के मोल कितने हो जाएंगे 0.25 मोल, और यूरिया का द्रव्यमान एटॉमिक भार जो परमाणु भार अपन बात करते हैं, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है गाइस, तो इसका एटॉमिक मास को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। नाइट्रोजन कितने 2, तो 14 और 14 कितने हो जाएंगे 28, और 12 कितने हो जाएंगे 30, और ये 16 और 4 60 अप्रोक्सीमेट, ध्यान रखना गाइस, कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 60। तो गाइस यहां पर ध्यान रखना 0.25 मोल यूरिया का द्रव्यमान ये तो कितने मोल का है, 1 मोल का कितना है 60 ग्राम है, तो 0.25 मोल का कितना हो जाएगा द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा 0.25 इनटू क्या हो जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा गाइस 15 ग्राम, कितना हो जाएगा 15 ग्राम। तो इतना 0.25 मोल यूरिया जो सॉल्यूशन है उसमें कितने ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो 15 ग्राम इतने, ठीक है। तो विलयन का भार या द्रव्यमान की बात करें, विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान प्लस किसका द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो विलय कितना है 15 ग्राम और विलायक कितना हो जाएगा 1000 ग्राम यानी 1 केजी, ठीक है, यानी यूं बात करें अपन 1000 ग्राम, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1015 ग्राम, और इसको किलोग्राम में लिखे तो क्या हो जाएगा 1.015 केजी, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा गाइस, ये टोटल विलयन का भार आ गया, टोटल विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 1.015 केजी, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका भार हो गया, विलयन का भार हो गया, कितना है विलयन का भार कितना है 1.015 केजी विलयन में यूरिया का भार, विलयन में यूरिया का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, अपने को पता है कितना है 15, अभी मैंने बताया टोटल इतना है, तो इसमें यूरिया कितना है 15 ग्राम, कितना प्रेजेंट है 15 ग्राम प्रेजेंट है, तो इतने में इतना प्रेजेंट है। अपने को किसमें यूरिया की मात्रा जो निकालनी है, द्रव्यमान निकालना है, वो किसमें निकालना है 2 किलोग्राम में यूरिया का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। इतने ग्राम में जो टोटल विलयन का भार है वो कितना है 1.015 केजी, विलयन में यूरिया का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम विलयन में यूरिया का भार कितना होगा, यूरिया का भार या द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों 15/1 क्या है ग्राम अपॉन 1.015 केजी इनटू कितना है 2 केजी, ठीक है। तो यहां से केजी से केजी कैंसिल, जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा ग्राम में आएगा, और आपका आंसर आएगा 37 ग्राम, कितना हो जाएगा 37 ग्राम। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम विलयन में यूरिया का द्रव्यमान या यूरिया की मात्रा कितनी होगी 37 ग्राम होगी, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझना है क्या है कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको क्या है 0.25 मोलर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 0.25 मोल किसके यूरिया के किसमें उपस्थित है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन आप समझ लोगे तो क्वेश्चन आपसे इजी वे में हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे आगे के वाले जो टॉपिक्स हैं सांद्रता की जो भी इकाइयाँ थी उस पर जितने न्यूमेरिकल्स बनते थे वो अपन ने किए। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो कोई न्यूमेरिकल्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।
ठीक है। और आप कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहे दोस्तों, तो आपके जितने सिलेबस वाइज एनसीईआरटी की जो बुक में जिस तरह से टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक वाइज अपन टॉपिक टू टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसकी एनसीईआरटी की बुक को लेकर चल रहे हैं और इस पर जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उसको अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने जो ये मेरे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कंटिन्यूसली अपन इस पूरी जितने भी चैप्टर्स हैं 12th केमिस्ट्री के वो अपन कंप्लीट करेंगे, उस पर किस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।